हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ अवस्थी आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमने आपको पिछली वीडियो में दर्पण के बारे में बताया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज हमारे पिछली वीडियो को देखिए। अगर आपको उस वीडियो में कोई समस्या आती हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज हम बात करते हैं दर्पण का। जो दर्पण के प्रकार को बता दिए थे हमने। दर्पण दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में हमने आपको बता दिया था, लेकिन प्लेन मिरर में आपकी कुछ एक दो पॉइंट और रह गए थे, उसको भी आज हम बता दे रहे हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गोली दर्पण के बारे में। तो बच्चों जो इसका समतल दर्पण का एक पॉइंट था, जैसे बच्चों क्या है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो हमने समतल दर्पण आपको पहले ही बता दिए थे, जो जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाते हैं। तो अब समतल दर्पण, अगर बच्चों को समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी कह दो, या कोई मोटरसाइकिल या कोई साइकिल, ये पूरा समतल दर्पण है। अगर समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति v वेग से गतिमान हो, यदि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति v वेग से गतिमान हो, तो इस समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा उस व्यक्ति का, वो 2v वेग से गतिमान होगा। तो बच्चों अगर समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति v वेग से गतिमान है तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो 2v वेग से गतिमान होगा। अगर इसको वैसे समझे, ठीक है, जो व्यक्ति को मान चलो कि अगर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से इस समतल दर्पण के सामने गतिमान है, 20 मीटर पर सेकंड की वेग से इस समतल दर्पण से गतिमान है, समतल दर्पण के सामने गतिमान है, जो इसका प्रतिबिंब होगा वो इसकी 2v वेग से, यानी 20 × 2 यानी कि 40, यानी 40 मीटर पर सेकंड की वेग से इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इस समतल दर्पण से, जो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो 40 मीटर पर सेकंड की ओर से गतिमान होगा। अगर कोई व्यक्ति 20 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो 40 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान होगा। तो उसके अब लिख के बता रहे इसका पॉइंट, यदि कोई 2v वेग से गतिमान होगा, तो बच्चों यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v वेग से गतिमान है तो समतल दर्पण जो उसका प्रतिबिंब होगा वो 2v वेग से गतिमान होगा। तो बच्चों इतनी बात आप क्लियर हो गई होगी। अब इसके जो दूसरा पॉइंट आता है उसको भी हम आपको समझा देते हैं। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इसका जो दूसरा पॉइंट आता है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसा जो कोई ये वस्तु है, अगर इसकी लंबाई मान चलो 10 मीटर लंबी वस्तु है, अगर इस 10 मीटर की लंबी वस्तु को हमें समतल दर्पण में देखना है, किसमें देखना है, समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण का, इसमें समतल दर्पण हो गया, अगर इस 10 मीटर की वस्तु को, 10 मीटर वस्तु देखना है, 10 मीटर की वस्तु को पूरा देखना है हमें। जैसे जो मार्कर है, मार्कर अगर 10 मीटर का है, अगर 10 मीटर का मार्कर है, हमें इस मार्कर को समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है। हमने चाहते हैं कि हमारा ये ऊपर का कटा हुआ भाग आए, नीचे का कटा हुआ भाग आए, हमें इस प्रतिबिंब, इस वस्तु को या इस मार्कर को इस समतल दर्पण में पूरा देखना है। तो समतल दर्पण का अगर 10, मैंने एक रेंज बताई थी, 10 मीटर बताया मैंने आपको। अगर 10 मीटर की वस्तु है तो जो समतल दर्पण में जो समतल दर्पण होना चाहिए वो कम से कम 5 मीटर का होना जरूरी, कम से कम इसकी आधी ऊंचाई का। अगर 5 से 6 हो तभी प्रतिबिंब पूरा आएगा, 6, 7 हो, 8 हो, प्रतिबिंब इसका पूरा आएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी कम हो जाए, अगर 4 मीटर का ले लीजिए आप, तो क्या, अगर आपने समतल दर्पण को 4 मीटर ले लिया
तो क्या होगा कि इस मार्कर का कुछ ना कुछ भाग कटा हुआ उस दर्पण, उस समतल दर्पण में जरूर आएगा। तो चौथी बात क्लियर है। यदि समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु को हमें पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो समतल दर्पण का कम से कम आधी ऊंचाई का होना बहुत जरूरी है। तो उसकी बात परिभाषा हमको लिख के बता रहे हैं। समतल दर्पण में ऊंचाई का होना आवश्यक है, तो बच्चों अगर समतल दर्पण वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो अगर पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या है कि समतल दर्पण का वस्तु की आधी ऊंचाई का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई होगा, आपको हमने उदाहरण से भी समझा दिया। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। तो बच्चों अब हम बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण क्या होते हैं? तो आपने जो एक पाइप देखा होगा, प्लास्टिक का पाइप है, तो इस प्रकार से होता है, प्लास्टिक का पाइप होता है। अगर आप इसको प्लास्टिक का ना मान के आप इसको कांच का पाइप मानो, जैसे मान लो कांच का पाइप है, अगर आप इसी कांच के पाइप के कुछ टुकड़े करते जाओ, इस प्रकार से हमने थोड़े थोड़े काटते गए, कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुए, इस प्रकार से प्राप्त हुए। तो बच्चों परिभाषा क्या निकल के आएगी? गोली दर्पण कांच जो पाइप खोखला गोला होता है, प्लास्टिक का पाइप खोखला गोला होता है, आप उसको प्लास्टिक के ना मान के आप उसको कांच का माने। तो कांच का खोखला गोला है तो कोई कांच का खोखला पाइप है, उसी हमने उसमें छोटे टुकड़े को हमने उसके काटा, तो इस प्रकार से निकल के आएगा। ठीक बच्चों है, तो कीमत क्लियर है। तो उसकी जो परिभाषा निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी कि जो गोली दर्पण होते हैं कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। तो एक बार और इसकी परिभाषा बता रहे हैं। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिसकी एक सतह पर लाल ऑक्साइड का पेंट तथा दूसरी सतह पर परावर्तन घटना संभव होती है, गोली दर्पण कहलाते हैं। तो अगर बहुत सीधी परिभाषा, वह परावर्तक सतह जो किसी गोले का किसी गोले का भाग होता है, गोली दर्पण कहलाते हैं। इसलिए एक और परिभाषा क्या निकल के आएगी कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा हम आपको लिख के बता रहे हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो बच्चों क्या परिभाषा निकल के आई कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट तथा दूसरी पृष्ठ पर परावर्तन की घटना संभव हो, गोली दर्पण कहलाते हैं। तो या फिर इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बच्चों गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो जो हम बात करेंगे अब उत्तल दर्पण के बारे में। गोली दर्पण दो प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो शुरुआत करेंगे आज उत्तल दर्पण। तो जो बात समझने वाली इतनी है कि देखो जी आपका गोली दर्पण हो गया, क्या हो गया? गोली दर्पण। तो इसी गोली दर्पण को हमको कुछ भाग इसका काट लेते हैं। हमने इसका इतना पार्ट अलग कर दिया, तो उसका हम इतना पार्ट अलग कर लिया, तो ये निकल के आया। इसके हमने
इतने भाग को काट के इतना भाग बचा। तो जो गोली दर्पण सॉरी जो उत्तल दर्पण की परिभाषा होती है क्या होती है कि वह गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन घटना संभव हो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट तथा दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन की घटना संभव हो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई। इसकी दूसरी परिभाषा क्या निकल के आएगी क्या, जिसकी परावर्तक पृष्ठ या परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। दिखाई दे आपको वक्रित कहां की ओर है, बाहर की ओर। जिसकी परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। या वे गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट तथा बाहरी पृष्ठ पर परावर्तन की घटना संभव हो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। उसकी परिभाषा लिख के बता रहे हैं। वे गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो वे गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट तथा बाहरी पृष्ठ पर परावर्तन की घटना संभव हो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। बहुत सरल परिभाषा इसके लिए ना। तो आप चित्र को देख के परिभाषा को बनाना कैसे सीखोगे हम बताते हैं आपको। तो वे गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड का पेंट और बाहरी पृष्ठ पे परावर्तन हो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। इसके आंतरिक पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड का पेंट बाहरी पृष्ठ पे परावर्तन हो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। वैसे अवतल दर्पण को समझ लीजिए क्या होता है अवतल दर्पण। जैसे वो हमने बताया था जैसे कोई कांच का कोई गोलीय दर्पण है, क्या है जी गोलीय दर्पण की कुछ भाग को हमने काट दिया, इतना पार्ट हमने अलग कर दिया। हमने इसका इतना पार्ट हमने अलग कर दिया तो क्या देखने को मिला, जब इसमें इतना पार्ट अलग हो गया या आप इसको इधर से काट दीजिए, कहीं से भी इसको काट सकते हैं आप, तो जो पार्ट निकल के आएगा इस प्रकार से निकल के आएगा। तो अगर आप इस तरह का पार्ट आपने अलग कर लिया तो इस तरह आप कर लीजिए, कोई इसमें वो थोड़ी है। परिभाषा क्या होगी, अब आपको समझ में तो आ रहा होगा कि लाल ऑक्साइड का पेंट किस तरह पे, आंतरिक पृष्ठ पे या बाह्य पृष्ठ पे है। तो लाल ऑक्साइड का पेंट है वो उसकी बाह्य पृष्ठ पे। परिभाषा किस प्रकार की होगी, बे गोलीय दर्पण जिसके बाह्य पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड का पेंट तथा आंतरिक पृष्ठ पे प्रकाश के परावर्तन की घटना संभव हो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। तो वे गोलीय दर्पण जिसके बाह्य पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड का पेंट तथा आंतरिक पृष्ठ पे परावर्तन की घटना संभव हो अवतल दर्पण कहलाता है। बच्चों उसकी परिभाषा की बात हम करते हैं। तो बच्चों तो उसकी परिभाषा क्या निकल के आई, वे गोलीय दर्पण जिसके बाह्य पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड का पेंट तथा आंतरिक पृष्ठ पर परावर्तन की घटना संभव हो अवतल दर्पण कहलाते हैं, कॉनकेव मिरर कहलाते हैं। और इसकी अगर दूसरी परिभाषा की आप बात करो तो दूसरी परिभाषा क्या निकल के आएगी, वे गोलीय दर्पण जिसका जो परावर्तन पृष्ठ है वो अंदर की ओर वक्रित हो। वे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाते हैं। या वे गोलीय दर्पण जिसके बाह्य पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड का पेंट तथा आंतरिक पृष्ठ पे परावर्तन की घटना संभव हो अवतल दर्पण कहलाते हैं। तो बच्चों आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी।
तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी। तो हमने आपको गोल दर्पण बता दिया था। गोल दर्पण की 2 टाइप है, उत्तल और अवतल। तो जी आपका अवतल दर्पण है। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लीजिए। तो बच्चों अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। हमने आपको दर्पण का आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो दर्पण में जो इसके यूजेस होते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग, उसका हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो उसमें आपको एक एक बात डिटेल बताएंगे कि क्या उत्तल दर्पण होते हैं, कौन अपसारी होता है, कौन अभिसारी होता है। तो इस बात को हम आपको उसका उसका जो अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें जो यूजेस होंगे वो आपको बताएंगे। तो अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, यहाँ पर जो बिंब है वो है वस्तु। बिंब क्या है? बिंब एक वस्तु है। वस्तु की परछाई को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। वस्तु की परछाई यानी बिंब, बिंब का प्रतिबिंब यानी बिंब की परछाई को प्रतिबिंब कहते हैं, यानी वस्तु की परछाई को प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या है? जैसे हमने बताया था, कोई समतल दर्पण है, क्या है ये? समतल दर्पण है। जैसे कोई वस्तु उसके सामने रख देती थी, जैसे कोई ए बी वस्तु रखी है, क्या रखी है? ए बी वस्तु रखी है। इस ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता था ए डैश और बी डैश, तो जो क्या है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब समतल दर्पण बना है वो क्या है? यही तो प्रतिबिंब है। इस समतल दर्पण की जो परछाई इस जो वस्तु की परछाई समतल दर्पण बनी है, यही तो प्रतिबिंब है। इन ए बी की जो लंबाई, जो ए बी वस्तु है, इसका जो समतल दर्पण में जो परछाई बन के आई जो है वो क्या है? क्या है? प्रतिबिंब है। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो जो हमने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमें वस्तु कोई दिखाई देती है तो उसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश किरण सबसे पहले वस्तु पड़ती है और वस्तु से पढ़ के हमारी आंखों की पहुंचती है। अब अगर हम कोई वस्तु का हमें दर्पण में देखनी, अगर कोई वस्तु हमें दर्पण में दिखाई दे रही है तो उसका मतलब क्या है कि जो वस्तु पर जो प्रकाश किरणें वो सबसे पहले दर्पण की ओर आपतित हुई और दर्पण से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंची, तभी तो हमें दर्पण वस्तु दिखाई देती है। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब की बात आती है और जो किरणें होती हैं वो वस्तु से ही जो निकल के आती है, वस्तु से जो किरणें निकलेंगी वो दर्पण की ओर आपतित होंगी और दर्पण से हमारी आंखों में परावर्तित होंगी। तो जो प्रतिबिंब दिखाई देता है तो हमें इस प्रकार दिखाई देगा। तो हम बात करेंगे प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है। प्रतिबिंब की परिभाषा, तो परिभाषा लिखने जा रहे हैं। वस्तु के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की परिभाषा कि वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। तो वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की एक प्रकाश की किरण कभी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती है। प्रतिबिंब के बनने के लिए दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणों का होना बहुत जरूरी है। तो वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, हम आपको अपवर्तन के बारे में बताएंगे। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। अब बच्चों बात समझने वाली है कि जाकर मिलती हैं, जो प्रकाश किरणें वास्तव मिलती हैं किसी बिंदु पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। यदि कोई दो प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती हैं तो उसके बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज। अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं यानी कि आभासी कंडीशन है। हम मान लेते हैं कि यह प्रकाश किरणें दर्पण के दूसरी ओर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो मिलती हुई प्रतीत होती है कि आभासी प्रतिबिंब।
आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। तो बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो आपको अगर इस प्रकार से कोई दिक्कत तो आप बता दिए ना कमेंट सेक्शन में। जैसे तो वस्तु के किसी बिंदु से द्वया दूर से प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं प्रतिबिंब कहलाता है। यानी मिलती हैं तो रियल इमेज और मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वर्चुअल इमेज। तो हम बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी दूसरी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो बच्चों क्या लगा परिभाषा, क्या है परिभाषा, वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसको हम बता रहे हैं किस प्रकार से। अभी हम आपको अगले वाले वीडियो में प्रतिबिंब के नियम या प्रतिबिंबों का बनना, उसके बाद हम बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो उससे पहले आपको यहाँ कुछ बता दे रहे हैं जो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बारे बता दे रहे हैं, जो मतलब बनते हैं, जो दर्पण बनते हैं। और आप तो उसको समझ लीजिए आप कि आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। जब आपको इससे संबंधित कुछ परिभाषा दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताएंगे तो आपका यहाँ मिड पॉइंट होता है पी, यानी कि दर्पण का द्वारा दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, डॉट 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 इन्फिनिटी अनंत। तो जब आपको इसकी कंडीशन बताएंगे आपको एक बात क्लियर करेंगे कि कहाँ वस्तु रखी जाती है। अगर वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो तुम्हारा कहाँ बनता है, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस बात को आपको पूरा बताएंगे इसके आगे वाली वीडियो में। तो वे इसको बता दे रहे हैं कि अगर वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच रख दें, दो जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की 5 कंडीशन के लिए प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। केवल एक कंडीशन आ जाती है इससे प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो जब उसको प्रतिबिंब अवतल दर्पण की प्रतिबिंबों के बनना बताएंगे तो उसमें आप एक ही बात क्लियर करेंगे। तभी आप इसको प्रतिबिंब देख लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता कहाँ है, कहाँ बनता है। जैसे कोई ये वस्तु रखी है इस अवतल दर्पण के सामने, अगर प्रतिबिंब बनेगा, अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखी जाती है, वो सच पे रखी जाती है, वो हम आपको हर एक बात को बताएंगे। कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी है, क्या होता है, बिंदु बी से मुखच के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश कण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, जबकि दूसरी प्रकाश कण वक्रता केंद्र से होकर जाकर परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इनके हम आपको प्रतिबिंब जब नियम के बारे में बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब आप नियम का वीडियो देख लेना उसके बाद और आपको इसके बारे में प्रतिबिंब के बारे में क्लियरिटी आ जाएगी। अब समझ लो बच्चों, इन दोनों प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को कहाँ काटा है, देखा जाए तो इस बिंदु को काटा है। दो जो प्रकाश कण सीधी गई उसे आपने कौन काटा, बिंदु जो इस दर्पण से परावर्तित हो गए, दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है, यही तो है। तो इस जो दूसरी प्रकाश कण ने इस पहली प्रकाश कण को इसी बिंदु पर तो काटा है, तो यही इसका बन के आ गया, यानी कि ए डैश और बी डैश। इसका जो प्रतिबिंब बना है, यानी कि जो ए बी वस्तु है, ए बी तो ए बी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब बना है वो इस प्रकार से है, ए डैश बी डैश। कैसे बना है, उल्टा बना है। हम बता चुके हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो ऑलवेज उल्टा बनता है, वो हमेशा उल्टा बनता है। अब वो बात अलग हो जाती है, वस्तु छोटा ही बनता है, वस्तु से बड़ा ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। इन सब बातों को हम आपको अगली वाली वीडियो में बताएंगे। आपको हम प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में बताएंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो आप उस बात को परेशान हुई, आपको इतनी बात समझ लीजिए, जो ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो ए डैश बी डैश इस प्रकार से है। जी आपका क्या रियल इमेज है, हमें दिखाई दे रहा है कि जो प्रतिबिंब बनना है ए डैश बी डैश बनना है, तो जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। तो बच्चों हमें लगता है
तो जो ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, यानी कि जो वस्तु के जो दर्पण के सामने, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो ऑलवेज हमेशा दर्पण के सामने बनता है। तो इतनी बात क्लियर होगी बच्चों आपको। तो वस्तु के किसी बिंदु से, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, दो एक प्रकाश की नाप कीजिए हो गई, एक जो हो गई, तो दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जो वस्तु रखी जाती है वो हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु हमें दर्पण के सामने रखी जाएगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा दर्पण के सामने वस्तु की ओर बनता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब की अगर बात करें तो पहले हम आपको वैसे प्रतिबिंब तो बता दिया है कि किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ? दर्पण के पीछे। कहाँ मिलेंगी? दर्पण के पीछे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कहाँ। अगर हम इसका कोई उदाहरण लें, इसको हम दर्पण को देख के आपने इसकी परिभाषा को पता कर लिया होगा। दर्पण कौन सा है? दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। हमने उत्तल दर्पण कैसे जाना? क्योंकि इसके आंतरिक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट है, बाहरी पृष्ठ पे परावर्तन करना संभव होगी, तो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अब उसके PFC डॉट 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 परिभाषा, ठीक। इसके एक आंतरिक पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड का पेंट है, बाहरी पृष्ठ पे परावर्तन है। तो जो वस्तु रखी जाती है हमेशा दर्पण के सामने, इसके दर्पण का सामना कहाँ होगा? इस तरफ ही तो होगा। जब हमने वस्तु को रख दिया, कहाँ रखी वस्तु को? हमने वस्तु को दर्पण के सामने रखा है। तो बिंदु बी से मुख एच के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश कण, इन सबके बारे में जानकारी हम आपको देंगे, आप परेशान ना होइएगा। तो बिंदु बी से मुख एच के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश कण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में यह प्रकाश कण दर्पण के दूसरी ओर नहीं जाती है, ये कहीं ना कहीं निकल जाती है। तो बच्चों की बात क्लियर है। और जबकि दूसरी प्रकाश कण होगी वो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। कहाँ प्रतीत होती है? लेकिन वास्तव में कि इस परावर्तक पृष्ठ टकराएगी, वापस माध्यम में लौट आए, क्योंकि ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। तो बच्चों अब जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे। अब इन दोनों प्रकाश की किरणों ने एक दूसरे को किस बिंदु पर काटा है? ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको? इसी पॉइंट पे तो इन दोनों प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को काटा है। तो जो ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, जो ए बी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे ए डैश और बी डैश। तो समझो ए बी का जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। जब वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है तो ए बी जो वस्तु रखी है ए बी, जो इस ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश, यही तो आभासी प्रतिबिंब। हमें क्या पता है कि ए डैश बी डैश उत्तर बनता होगा? हमने एक अनुमान लगा लेते हैं कि प्रकाश किरणें दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो प्रकाश किरणें होती हैं वो इस परावर्तक तल से ही टकराकर वापस माध्यम में लौट आती है। इसलिए हम इसको अनुमान लगा लेते हैं, हम इसकी कल्पना करते हैं कि प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों इतनी बात क्लियर है। तो ए वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश बना है। जब हम आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बताएंगे, जब प्रतिबिंब बनने के बारे में बताएंगे तो उसमें सब बात को क्लियर करेंगे। तो हम आप बात बच्चों आप इसके परिभाषा लिखने जा रहे हैं। इसकी परिभाषा होगी वस्तु के
प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती। तो उसकी क्या परिभाषा निकल के आई? वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो दूसरा बिंदु कहां था, हमने बताया था आपको, जो इस ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है इस दर्पण के पीछे आभासी जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। जो इस ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ए डैश बी डैश कैसा सीधा बन रहा है, ए डैश बी डैश। और इस बिंदु पर जो दोनों प्रकाश किरणें इसी बिंदु पर तो मिलती हुई प्रतीत हुई। क्या वास्तव प्रकाश क्या वास्तव में जो दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिली? नहीं मिली, क्योंकि हमने एक अनुमान लगा लिया जाता है कि प्रकाश किरणें दर्पण के दूसरी ओर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह वास्तव में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि दर्पण के एक पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड का पेंट है। क्या प्रकाश किरण एक माध्यम से माध्यम में जाएंगी? कभी नहीं जाएंगी। तो जो बिंदु की जो प्रकाश किरण है इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा के वापस माध्यम में लौट आएगी। लेकिन अनुमान लगा लिया जाता है कि जो प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे इस ए बी का जो प्रतिबिंब बन रहा है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, इस बिंदु पर दोनों कटाए बिंदु थे, जो दोनों प्रकाश किरणों इसी बिंदु पर काटा था। तो जो ए बी का जो ए डैश बी डैश क्या है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है, वो डिपेंड करता है, वो सीधा बनता है, वस्तु जो सीधा बनता है, कभी छोटा बनेगा कभी बड़ा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। इन सब बातों को हम अगली वाली वीडियो में क्लियर करेंगे। जो आपको प्रतिबिंब बनने की, अब हमारा अगला वीडियो रहेगा वो आपको प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में होगा। फिर आपको अवतल दर्पण के प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल दर्पण प्रतिबिंबों का बनना, और संबंधित कुछ परिभाषा है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे आपको बताया था दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ये क्या होते हैं, सबके बारे में आपको अगली वाली वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे पवन सर द्वारा आज 12th के लिए मैथ का पोर्शन डाला गया है, जो रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर से आज उन्होंने स्टार्टिंग की है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।